जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कल वाला मैंने नोट किया है। ऊपर ग्रॉस टैक्स था, माइनस टैक्स क्रेडिट था, नेट टैक्स आ गया था एनटीआर का, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक कल ऐड किया था। अच्छा, अभी अगला टैक्स जो कल बन रहा था वो बन रहा था डिविडेंड का। अगला टैक्स कौन सा बन रहा था? डिविडेंड का। तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट जो है वो पढ़े। कान इधर लगाए हुए भाई आपने। डिविडेंड की एडजस्टमेंट जो है वो पढ़े। पॉइंट नंबर 5, ही ऑल्सो रिसीव्ड 159375 एज कैश डिविडेंड। उधर ही रखो। ही ऑल्सो रिसीव्ड 159375 एज। अच्छा, ये रिसीव्ड के लफ्ज को जरा अंडरलाइन करें और रिसीव्ड के लफ्ज का मतलब बताएं कि उसने इतना डिविडेंड रिसीव किया है। रिसीव के लफ्ज का मतलब बताएं जल्दी। जी बिल्कुल। आप पॉइंट नंबर, बस ठीक है, पॉइंट नंबर 5 देखें। ही ऑल्सो रिसीव्ड 159375 एज कैश डिविडेंड। अच्छा यार, ये जो रिसीव का मतलब होता है ना, रिसीव का मतलब होता है इससे जो मिला है, मिला है या जो कमाया है, मिला है। अच्छा, वैसे एक चीज बताएं, अगर एक बंदे का डिविडेंड हो 2 लाख, यानी वो 2 लाख अर्न करे, कैलकुलेटर पकड़े, अगर वो 2 लाख अर्न करे तो इस पे टैक्स कितना डिडक्ट होगा? 2 लाख के ऊपर टैक्स कितना डिडक्ट होगा? 15% टैक्स डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 15%। शायद कैलकुलेटर के बगैर ही आप बता दें कितना जवाब आया? 30,000। अच्छा, इसे रिसीव कितना होगा, यानी घर कितना लेके जाएगा? 1,70,000। तो क्या मतलब है इस बात में, डिविडेंड अर्न किया और रिसीव किया, इन दोनों में क्या फर्क है अर्न और रिसीव में? अर्न का मतलब है कमाया और रिसीव का मतलब है घर लेके गया। अच्छा, क्या मैं एक और बात भी कर सकता हूं? अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो अर्न 100 पे पड़ा होता है और 15% लगाऊं 100 पे तो रिसीव 85% पे पड़ा होता है। क्लियर? तो बोलें अगर कभी पेपर में कह दे डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, तो बता दें ये वो है जो कमाया या ये वो है जो कट कटा के मिला। ओके, अब आए सवाल में। ये नोट करे थे आप? डू नॉट टेक मोर देन 5 सेकेंड्स इफ यू वांट टू नोट इट डाउन। तो ये एक फॉर एग्जांपल है, ये डेटा, ये इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब आप सवाल में आके देखें, सवाल के अंदर जो है वो हमारा कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है? 15 आए थे ना कल। ही ऑल्सो रिसीव्ड 159371। रिसीव का क्या मतलब है? कमाया या कट कटा के मिला? एज कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी। द शेयर रजिस्ट्रार करेक्टली डिडक्टेड द टैक्स अकॉर्डिंगली। शेयर रजिस्ट्रार ने टैक्स भी काट लिया था जितना काटना बनता था। आप बता दें ये 159375 100% पे पड़ा हुआ है या 85% पे? 85% पे। इसका अब हमने क्या निकालना है? टैक्स। अगर न्यूमेरिकल का फॉर्मेट आपको याद हो तो इसके बाद कल मैंने आपको बताया था टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रेजीम है, यानी डिविडेंड टैक्स। 159375 पे लगा दूं 15%। ये किस पे पड़ा है? अब 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिविडेंड इनकम आएगी। मुझे इनकम चाहिए या टैक्स चाहिए? दोबारा सुने, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिविडेंड इनकम आएगी जो अर्न हुई है। मुझे फिलहाल इनकम चाहिए या डायरेक्ट टैक्स चाहिए? तो बस डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 15। 28125। जल्दी नोट करिए, किया गया क्या करते हैं। ठीक है, भी ले आओ। अच्छा जी, ये कल से अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो इधर देखें, ग्रॉस टैक्स टेबल 1-2 में जाके निकला था। अपने रजिस्टर पे देख के बताएं कितना निकला था? 60 कुछ निकला था। नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या माइनस किया था? टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62। क्लियर? इसके बाद नेट टैक्स आ गया था नॉर्मल रेजीम का। हमने फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इसे कह दिया था ए। ये ए ओवर बी इंटू सी वाला भी ये नहीं है, ये वैसे ही है। इसको 1 कह दें, 2 कह दें, 3 कह दें। अच्छा, फिर टैक्स किस पे निकाला था हमने कल? सिक्योरिटीज पे। फिर टैक्स अभी किस पे निकाला है?
डिविडेंड इनकम पे अब हमारा टोटल टैक्स आ जाना चाहिए। यार टोटल टैक्स क्या होगा? नॉर्मल रिजीम वाला, सेपरेट ब्लॉक वाला और फाइनल रिजीम वाला। इन तीनों को जमा कर, कल वाला मैंने ऊपर वाला यहां नहीं लिखा, इन तीनों को जमा करके बताएं टोटल टैक्स कितना बनता है इस बंदे का। 561080। कर रहे हैं नोट आप लोग साथ साथ? मेहरबानी आपकी, कैसे ये सान याद रखूंगा। ओके उधर ही रखो। अच्छा जी आगे सवाल में आए। मोहतरम दो चीजें मैंने स्काई ब्लू में छोड़ी हुई हैं, एक 9 लाख और एक जो ऊपर पड़ा हुआ है 2 मिलियन। ये दो चीजें छोड़ी हुई हैं, लेकिन यार इसको छोड़ें, आप न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आए। अच्छा ये तो हमारा बन गया टोटल टैक्स, जिसमें नॉर्मल रेजीम वाला भी शामिल है, सेपरेट ब्लॉक वाला भी शामिल है और फाइनल रेजीम वाला भी शामिल है। ये तो हमारा बन गया टोटल ग्रैंड टोटल टैक्स, जिसमें सारे किस्म के टैक्सेस शामिल है। अच्छा एक बात याद रखिएगा यार, डिविडेंड इनकम को ना, ये जो फाइनल टैक्स रेजीम वाली है, इसको हम ऊपर ऐड नहीं करते कहीं। डिविडेंड इनकम को हम ऊपर ऐड नहीं करते कहीं। डिविडेंड इनकम का बस नीचे अलग से क्या निकाल लेते हैं, एक दफा टैक्स निकाल लेते हैं। ये आपने देखा भी है इसमें। अच्छा इनकम, हमें इनकम की जरूरत नहीं है, हम खाली टैक्स से निकालेंगे। अच्छा भाई अब मोहतरम, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आपसे टैक्स हुकूमत ने लिया होता है या कटा होता है, जो भी आप इसे कह दें। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे या तो आपसे हुकूमत ने टैक्स लिया होता है या आपका टैक्स कटा होता है। वो जो टैक्स लिया होता है या कटा होता है ना, वो एंड पे आके ना आपको माइनस करने की इजाजत है। इसको भी आप टैक्स की छूट ही समझ लें, ये भी टैक्स की छूट है। अब मोहतरम क्या डिविडेंड पे टैक्स आपका कटा है? जी बिल्कुल। वो ऊपर तो आपने ऐड कर दिया, लेकिन माइनस इसलिए करेंगे ऑलरेडी कट चुका है। आपको हुकूमत को जाके जमा नहीं कराना। हाँ आपका टोटल टैक्स का पार्ट तो था, लेकिन आपने जब जमा नहीं कराना तो माइनस कर दें फिलहाल। क्या टैक्स सैलरी पर एम्प्लॉयर ने काटा है? क्या टैक्स सैलरी पर एम्प्लॉयर ने काटा है? टैक्स विदहेल्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन सैलरी। मेरी बातें नहीं सुन रहे कुछ लोग। अच्छा जी यार एडवांस टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस तो अभी है कोई नहीं, असल में हमने ये ऐसा कुछ पढ़ा नहीं फिलहाल, इसको जरा मैं पढ़ नहीं रहा, पता नहीं क्या लाइन है। एड टैक्स क्रेडिट इज अलाउड अंडर सेक्शन 62। इसमें ऐड कर दें वो टैक्स जो पिछले साल माफ हुआ था, लेकिन आपने 24 महीने के अंदर अंदर शेयर बेच दिए, तो वो टैक्स जो पिछले साल माफ हुआ था वो इस साल क्या हो गया? डिसअलाउड। चलें जी, अब अगर मैं फॉर्मेट पे रहूं तो मेरी दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं अभी। डिविडेंड वाला टैक्स माइनस करना है, सैलरी वाला टैक्स माइनस करना है, और ये वाला जो टैक्स रेट अलाउ हुआ था इसको क्या करना है? डिसअलाउ। आ जाओ आगे, जगह बना के आ जाओ, तीनों आ जाओ, जगह बना दें इनके लिए। जी क्या क्या माइनस करना है? लेस टैक्स ऑन डिविडेंड ऑलरेडी डिडक्टेड, यही वाली फिगर हुआ करेगी 28125। अच्छा अब देखो इधर, अब देखो इधर, लेस टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी। ये पहले हुकूमत के पास पहुंच चुका है 2 मिलियन। अच्छा मुझे तो लग रहा है इसका टैक्स भी नहीं 2 मिलियन बन रहा था, पता नहीं क्यों एम्प्लॉयर ने जज्बाती होकर 2 मिलियन हुकूमत के पास, इसका टोटल टैक्स भी 2 मिलियन नहीं बन रहा। टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी कितना? अभी सब टोटल की कोई जरूरत नहीं है, छोड़े परे, मैं सब टोटल नहीं करा। एड टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड कितना? 90,000। इधर आना मोहतरम, ये ना आप जाके देखिएगा घर में, सेक्शन 62 में लिखा हुआ था कि ये जरा लाइन पढ़े, ही एक्वायर्ड 15,000 शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एट अ प्राइस ऑफ 60 पर शेयर और इन पिछला साल ही क्लेम्ड अ टैक्स रेट ऑफ 97 सच इन्वेस्टमेंट इन पिछला साल। पिछले साल इसको टैक्स माफ हुआ था और इसने 24 महीने के अंदर शेयर बेच दिए थे, तो 24 महीने में शेयर बेचना जुर्म है, जिसकी सजा ये है कि टैक्स क्रेडिट जो अलाउ हुआ होता है वो हुआ क्या हो जाता है? डिसअलाउ हो जाता है। जी 1377045045। अच्छा मुझे बताइए, टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट है या टैक्स रिफंडेबल टू गवर्नमेंट? टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट है या टैक्स रिफंडेबल?
यार ये टैक्स रिफंड होता है, इसकी रीजन ये कि ये सैलरी पे ज्यादा टैक्स आपका कट चुका है। ये कोई ऐसा टैक्स क्रेडिट नहीं है सेक्शन 61 वाला या 62 वाला कि वो माइनस होकर जो आप नेगेटिव में ना सके। ये तो बेचारे एम्प्लॉयर ने 2 मिलियन आपके लेके हुकूमत आपसे काट के हुकूमत के खजाने में पहुंचाया हुआ है, आप तो रो रहे हैं। ये तो टैक्स आपको रिफंड होगा। अच्छा, रिफंडेबल के साथ टू का लफ्ज नहीं होता, टैक्स रिफंडेबल टू गवर्नमेंट नहीं, नहीं ये तो फिर हम नहीं देना है। टैक्स रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट टू अस। आज तक आता था पेएबल, आज आ गया रिफंडेबल। टैक्स रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट टू अस। जी कौन सा वाला? हाँ उस पर टैक्स नहीं कटा तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अब हमारे टोटल ये इस अमाउंट के साथ लिखा हुआ था कि इस 1 लाख पे जो बोर्ड मीटिंग वाला है इस पर टैक्स नहीं कटा। अगर इस पे भी कोई टैक्स कटा होता तो हम नीचे एंड पे आके वो भी माइनस कर देते, क्योंकि इतना टैक्स इसका हुकूमत के पास पहुंच चुका होता। बस ओके, साल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। टोटल इनकम बताएं, टोटल इनकम कितनी है? 6688। टैक्सेबल इनकम 4688। एंड नेट टैक्स पेएबल बाय तकी और नेट टैक्स पेएबल नहीं, नेट टैक्स रिफंडेबल टू तकी। ये देखें ना मजे के, नेट टैक्स पेएबल बाय तकी जो इसने देना है, या नेट टैक्स रिफंडेबल टू तकी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। क्लियर? अब बता दें पेएबल टू है या रिफंडेबल फ्रॉम है? रिफंडेबल फ्रॉम है। फर्स्ट रो में आ जाए, फर्स्ट रो में भी जगह। ओके चलें जी, आगे ये सोल्यूशन दे दूंगा मैं। क्वेश्चन 2 और 3 देख लीजिएगा। यार ये क्वेश्चन 2 जो है ना, ये पास पेपर्स में भी सवाल है। चैप्टर 4 में डिडक्शंस होती हैं खर्चे, और डिडक्टेबल अलाउंस होते हैं जो टोटल इनकम में से माइनस होते हैं। ये आपको शायद पहली क्लास में बता दिया था, दूसरी या तीसरी क्लास में बताया था। डिडक्शन क्या होती है? सेल माइनस डिडक्शंस ये होती हैं, देखें इधर देखें, ये होते हैं न्यूमेरिकल में डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्शंस वो होती हैं जो इनको हम प्रॉपर्टी निकालते हुए रिपेयर अलाउंस माइनस करते हैं, या इनको हम प्रॉपर्टी निकालते हुए इंश्योरेंस माइनस करते हैं, या बिजनेस इनकम निकालते हुए रिपेयर माइनस करते हैं, कोई भी चीज माइनस करते हैं, वो डिडक्शंस होती है। डिडक्शंस टोटल इनकम से ऊपर माइनस होगी होती हैं, और डिडक्टेबल अलाउंसेस टोटल इनकम के बाद माइनस होते हैं। तो डिडक्शंस की तो हजारों एग्जांपल्स हैं। सेक्शन 15A आपने पढ़ा था डिडक्शंस वाला, उसमें तो पता नहीं कितनी इंश्योरेंस, रेंट, रिपेयर, पता नहीं इंटरेस्ट ऑन लोन, कितनी मिसालें हैं डिडक्शंस की। डिडक्टेबल अलाउंसेस की सिर्फ ये 3 ही मिसालें हैं हमारे सिलेबस में। WWF WPPF भी वैसे मिसाल है अगर थ्योरी का सवाल आ जाए तो, लेकिन वो न्यूमेरिकल में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा भाई, अब ये ना न्यूमेरिकल के फॉर्मेट की ना ब्रॉड हेडिंग्स याद कर लें। ब्रॉड हेडिंग्स, ये कौन सा पेज था? 340 था, 431। अच्छा यार ये क्या है? ये क्या है बोलें? हेड्स ऑफ इनकम। फिर क्या आती है? बोलने के मूड में नहीं आज आप लोग, मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है मैं बोलूंगा। ये क्या आती है? टोटल इनकम। इसमें से माइनस क्या किया है? तो आ जाएगी टोटल इनकम। क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। इसमें से क्या माइनस करना है? तो क्या आ जाएगी? यहां पे ना न्यूमेरिकल आप समझ ले आधा सॉल्व हो गया। अब आपको थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा और पॉज लेके चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा, और चैप्टर 4 में जाके आप टेबल 1 और 2 लगाएंगे। लेकिन इस टैक्स को इसलिए ग्रॉस कहा जाएगा कि अभी तक इसे टैक्स माफ नहीं हुआ। इसके बाद ये जो पोर्शन है ये वाला किसका है? टैक्स क्रेडिट का, चाहे फॉरेन हो चाहे 61 to 63 का हो, ठीक है। इसके बाद सेपरेट ब्लॉक वाले टैक्स ऐड करने हैं, इसके बाद फाइनल टैक्स वाले टैक्स ऐड करने हैं, और इसके बाद टैक्सेस जहां जहां कट चुके हैं वो माइनस करने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या है, इसके बाद क्या आई है, इसमें से माइनस क्या की है? सेपरेट ब्लॉक इनकम। जब सेपरेट ब्लॉक इसमें से माइनस की तो टोटल इनकम आ गई। इसमें से आपने माइनस की ज़कात वगैरह, डिडक्टेबल अलाउंसेस, तो क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम। यहां पे रुक के एक पॉज सा लिया, फिर चैप्टर 4 की तरफ गए और क्या आया? टैक्स। इसमें से आपने माइनस किया फॉरेन टैक्स क्रेडिट और टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 to 63। ये जब आपने माइनस कर दिया तो आपका नेट टैक्स आ गया। इसमें आपने ऐड करना है टैक्स सेपरेट ब्लॉक का और टैक्स फाइनल रिजीम का। ये आपका आ जाएगा टोटल टैक्स। टोटल टैक्स, टोटल टैक्स। टोटल टैक्स में से आपने माइनस करने हैं ऑलरेडी कट चुके हैं जो आपके टैक्स, वो आपने दर दर माइनस किए, ये पेएबल टू गवर्नमेंट आ गया जी।
जी बिल्कुल, चलें जी आगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस, अच्छा ये चैप्टर 19 में आए। ये ट्राई करेंगे आज सवाल सगीर वाला और बोल लें, ट्राई कर लेंगे ये सगीर वाला सवाल। इसमें एम्प्लॉय शेयर स्कीम की भी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी ले रहा है, प्लॉट भी बेच रहा है कोई, इसके अलावा ये बाहर के मुल्क में इनकम भी कमा रहा है। हो जाएगा हैंडल, ट्राई करेंगे ना। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट सामने रख के कितनी देर लगाएंगे? 20 1.8 35 मिनट। 35 मिनट की बजाय कहीं 1-1.5 घंटा तो नहीं लगा देंगे सॉल्व करते करते? कोशिश करेंगे 35 मिनट में सॉल्व करने की। चलें पढ़ने के 5 मिनट और डाल लें। 40 मिनट में कौन कौन ट्राई करेगा? अच्छा पता चले 40 मिनट में टैक्सेबल इनकम तक पहुंचे सिर्फ। ओके, इसका तरीका ये होता है जो एडजस्टमेंट जितनी समझ आ रही है उसको उतना करके आगे मूव करें जल्दी जल्दी, पेपर में टाइम नहीं होता। जो एडजस्टमेंट ईजी है उनमें मार्क्स गेन करने होते हैं। इसी तरह से अभी से आदत डालें न्यूमेरिकल्स की, वरना जिंदगी के मोड़ पे बड़े बड़े मसाइल आने हैं आपको। तो पेज 126, अभी तो जिंदगी की इब्तिदा है आपकी। पेज 126 जी। तो भाई अगला जो टेस्ट होगा उसमें सैलरी का चैप्टर भी होगा और बिजनेस के चैप्टर के पहले 4 लेक्चर भी होंगे। तो अब पहले 4 लेक्चर पता नहीं पूरे हो सके ना हो सके, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो जाने, नहीं ट्यूसडे आज। थोड़ा कम करना पड़ेगा टेस्ट का सिलेबस जो ऑनलाइन में मैंने बताया था। चलें बहरहाल छोड़ें। पॉइंट नंबर बी, सैटरडे और मंडे को छुट्टी हुआ करेगी, अब ऑनलाइन क्लास हुआ करेगी। कल नोटिफिकेशन आया हुकूमत का, बच्चों को घरों में रखो, बहुत ज्यादा धुंध होगी बाहर। अच्छा जी, पता नहीं देखें अब क्या बनता है। पॉइंट बी, कोई नहीं, थोड़ा सा फिजिकल ऑनलाइन मिक्स मजा आया करेगा। पॉइंट नंबर बी, पता नहीं अब ये मुझे नहीं पता क्या करना है हुकूमत ने, आई डोंट नो, ये हुकूमत से जाके। इनकम, पॉइंट बी, इनकम ऑफ ऑनलाइन वाले पहले ही मजे में, इनकम ऑफ एनी ट्रेड प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। बस वापस आ जाए, क्लास हो रही है। इनकम फ्रॉम एनी ट्रेड प्रोफेशन। अच्छा जी, आई कैप वाले यार आगे आ जाना, इन दोनों को देखो बेचारे आखिर में बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं बुला रहा अपनी तरफ। अच्छा अब मोहतरम, आई कैप जो है वो अक्सर, अभी भी कोई नहीं बुला रहा, आई कैप जो है वो अक्सर ये करता है कि 6-6 4-4 आगे कुर्सियां खाली हैं लेकिन कोई भी नहीं बुला रहा। अच्छा, आई कैप ये करता है कि अपने मेंबर्स को बुक्स बेचता है, मेंबर्स को बुक्स बेचता है, यानी IFRS बेच दी है। मेंबर से हमारा सीए को IFRS बेच दी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेच दी है। तो ये आई कैप की कौन सी इनकम में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा, कोई अलग से इनकम इसकी डालने की जरूरत नहीं। इनकम ऑफ एनी ट्रेड और अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आई कैप है जैसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। कई दफा आई कैप अपने मेंबर्स को सर्विस भी दे देता है। मिसाल के तौर पे आई कैप जो है वो अपने सीएस मेंबर्स को बुलाता है और बुला के कहता है नए स्टैंडर्ड आए हैं अकाउंटिंग के, तो हम आपको सिखाते हैं, आप हमें पैसे दें। तो सर्विसेज से भी आई कैप पैसे कमाता है। तो सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस से जो पैसे आई कैप कमाए, दैट इज आई कैप्स इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, ये पता नहीं क्या इसने डाला है। फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट इनकम डिराइव्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्रोविजन फॉर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स इज टैक्सेबल। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने सुना होगा, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सेल करती हैं क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टीज। असल में इनका काम ही इमूवेबल प्रॉपर्टीज बेचना होता है, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाती हैं। बहरहाल इनके न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो कंपनीज होती हैं, तो इनके न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है। थ्योरी के हद तक एक बात याद रखें, और ये लोग कई दफा ईंट बजरी सीमेंट इनके पास पड़ी हो तो ये भी अपने लोगों को बेच देते हैं, और कई दफा जो है वो सर्विसेज भी दे देते हैं, मैप भी बना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो भी अपने रिहायशियों को चीजें बेच के पैसे कमा रहे हैं, डेट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर बिजनेस। लेकिन प्लीज इस बात को छोड़ें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेचना बिजनेस के चैप्टर में आएगा, प्लीज ये अंडरस्टैंडिंग ना लेके जाइएगा। हमारे सिलेबस में आपको पता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज का बेचना कैपिटल गेन के चैप्टर में। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोई अलग से चीजें, इनके लिए कोई पॉइंट है, छोड़ें। ओके, अच्छा जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का किराया, अब अगली बात इंपॉर्टेंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का किराए पे देना कहाँ जाता है? अब यार ऐसा तो ना करो कि इनकम प्रॉपर्टी में जाता है किराए पे देना। इमूवेबल प्रॉपर्टी का किराए पे देना कहाँ जाता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग के। और मूवेबल प्रॉपर्टी का किराए पे देना कहाँ जाता है? वो जाता है इस चैप्टर में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। और इसकी एक मिसाल है रेंट अ कार का बिजनेस। तो रेंट अ कार एक मूवेबल एसेट है, तो एनी इनकम फ्रॉम द किराए पे देना ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे रेंट अ कार का बिजनेस है। ओके अच्छा, बिजनेसमैन जो है उसको पुराने कस्टमर से भी फायदा आ सकता है, नए कस्टमर से भी फायदा आ सकता है, और एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी फायदा आ सकता है।
एग्जिस्टिंग कस्टमर से फायदा आने का क्या मतलब है कि अभी किसी ने चीज खरीदी, अभी पैसे दे दिए। पुराने कस्टमर से पैसे आने का क्या मकसद है कि कोई पैसे लेके भाग गया तो पुराना कस्टमर आप पैसे देके चला गया। और फ्यूचर कस्टमर से भी फायदा आ सकता है, फ्यूचर कस्टमर कई दफा एडवांस में पैसे दे जाता है। तो बिजनेसमैन को 3 तरह के फायदे आ सकते हैं, पुराने कस्टमर से भी, एग्जिस्टिंग से भी और नए से भी। द फेयर वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, बिजनेसमैन को जो मर्जी बेनिफिट आया। अब हम एम्प्लॉय की बात करें या बिजनेसमैन की बात करें, जो दुकान चला रहे जनरल स्टोर या जो नौकरी करे कहीं, अब हमारा लेवल जरा चेक करें आप। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट डिराइव ड्यूरिंग अ पुराना, करंट और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशन। अच्छा, बिजनेस रिलेशन किसके साथ होता है? विद कस्टमर। तो कस्टमर कोई भी पुराने नए पैसे दे जाए, दिस ऑल इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। द वर्ड बेनिफिट्स। अच्छा, बैंक से आपने लोन लिया कि मैं बिजनेस में इस्तेमाल करूंगा, दुकान खरीदूंगा, सामान खरीदूंगा, बैंक ने लोन माफ कर दिया। एंट्री बताएं। किसी वजह से आपने मिन्नत समाजत की, आपने कहा पैसे वापस नहीं हो पा रहे मेरे से, मैं लोन वापस नहीं कर सकता, बैंक ने लोन माफ कर दिया। बोले लोन डेबिट, इनकम क्रेडिट। इनकम क्रेडिट, कैश क्रेडिट कैसे करेंगे? वो पैसे दे दिए फिर तो आपने वापस कर दिए। अगर आप ये एंट्री मुझे करवाना चाह रहे हैं कि पैसे ही देने हैं, तो फिर ये लोन माफ तो नहीं किया बैंक ने, भी तो ये मैंने लोन वापस कर दिया। मैं लोन वापस करने की एंट्री पूछ रहा हूँ, लोन माफ कराने की। लोन माफ कराने की। तो लोन डेबिट होके खुशी क्रेडिट, खुशी भी तो एक एहसास है, खुशी क्रेडिट, तो ये एंट्री है लोन माफ कराने की। तो अगर आप बैंक से लोन माफ करा लें तो ये भी एक बेनिफिट है, जो बेनिफिट के डेफिनेशन में फॉल करेगा, एंड दिस विल बी योर इनकम फ्रॉम बिजनेस एज वेल। ये भी आपको खुशी होगी, ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। लेकिन लोन लिया किस मकसद के लिए था? बिजनेस के लिए, और बाद में लोन पे आपने लोन माफ करा लिया। या कई दफा आप लोन माफ नहीं कराते, लोन आप पे कराते हैं, उसका इंटरेस्ट माफ करा लेते हैं। तो चाहे लोन माफ कराया प्रिंसिपल, चाहे उसका इंटरेस्ट माफ कराया, डेट ऑल इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। कल सगीर और न्यूमेरिकल करना है हमने क्लास में, पूरी क्लास उस पर लग जाएगी कल। ओके, समझाने में तो सारी बात टाइम लगता है ना, खुद करने में जल्दी हो जाता है, समझाने में साथ साथ चीजें खुलवानी पड़ती हैं। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस शुरू हो गई हैं, न्यूमेरिकल्स डिस्कस होने शुरू हो गए हैं। एक्सप्लेनेशन। द वर्ड बेनिफिट इंक्लूड्स एनी बेनिफिट फ्रॉम माफ करना ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है? इंटरेस्ट। डेट क्या होता है? लोन। फ्रॉम वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन पे इंटरेस्ट माफ करा लिया। और लोन इटसेल्फ, यहां आपने जाके कहा लोन ही माफ कर दो, ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। इंटरेस्ट तो छोटा सा होता है, 5-10% होता है लोन के ऊपर, पूरा लोन ही माफ करा लिया आपने। तो पूरा लोन माफ कराना भी इनकम फ्रॉम, या लोन पे इंटरेस्ट माफ कराना भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। भाई ऐसी चलाओ यार, चलाओ हिम्मत करो। अच्छा भाई, मैनेजमेंट फीस देख लें आप लोग, हद होगी। मैनेजमेंट फीस अभी भी देखी जा रही है। मैनेजमेंट फी डिराइड बाय मैनेजमेंट कंपनी। ये जो शादियां मैनेज करती हैं अक्सर कंपनीज, फंक्शंस मैनेज करती हैं, तो हम इनको इस काम पे फीस देते हैं। तो मैनेजमेंट फी डिराइड बाय मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा, पॉइंट 2, मुझे ये बताएं बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी या कोई और इनकम होगी? बिजनेस, क्योंकि बैंक का काम ही क्या है? इंटरेस्ट इनकम कमाना। एनी इंटरेस्ट इनकम डिराइव्ड बाय अ पर्सन वेयर पर्सन्स बिजनेस इज टू डिराइव सच इनकम, जहां उसका कारोबार ही ये इनकम कमाना है। इट शैल बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम इंस्टेड ऑफ इनकम फ्रॉम। वैसे तो हमने अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ा था ना इंटरेस्ट इनकम को, लेकिन बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम जो कमा रहा होगा वो कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, ये बार बार लफ्ज आ रहा है प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट, डेट होता है लोन और प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट। असल में ये डेफिनेशन ना चैप्टर 5 की हैं, वैसे ही जरा मैंने इधर डाल दी है, गलती से समझ लें या जो मर्जी समझ लें। ये डेफिनेशन है जो चैप्टर 5 की है, और अगले सफे पे फिर डेट की डेफिनेशन है जो चैप्टर 5 की है। तो प्रॉफिट ऑन डेट की जो मैं डेफिनेशन पढ़ाने लगा ना, उसमें आपको कुछ अल्फाज समझ आएंगे, कुछ समझ नहीं आएंगे। तो इन अल्फाज के पीछे आपने नहीं जाना, बस एज इट इज उनको याद कर लेना है। असल प्रॉफिट ऑन डेट से मुराद इंटरेस्ट ही है। वेदर पेएबल और रिसीवेबल का मतलब बता दें। जिसने लोन लिया हुआ है वो तो इंटरेस्ट पेएबल कहेगा, और जिसने लोन दिया हुआ है वो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डेट मींस, ये चैप्टर इसलिए आसान है कि आपको इंट्रो पढ़ी हुई है, आपने FR1 पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर आसान इसलिए महसूस होता है, ये सारी चीजें सुनी है। मींस एनी प्रॉफिट। अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान थी तो उसने असल में पूरे लॉ से ना इंटरेस्ट का लफ्ज उड़ा के प्रॉफिट ऑन डेट का लफ्ज डाल दिया, लेकिन बाद में छोटा सा करके डेफिनेशन में उसने माना कि ये इंटरेस्ट ही होता है, तो ये डेफिनेशन भी लॉ में डाल गया बेचारा। तो प्रॉफिट ऑन डेट से कहते हैं असल मुराद इंटरेस्ट ही होता है या प्रॉफिट। ये जो डिस्काउंट और प्रीमियम है ना, ये बिल्कुल FR2 के लेवल की बात है। कई दफ़ा आप उधार देते हैं ना बंदे को, तो 100 रुपये का उधार देके कहते हैं 100 रुपये का दूंगा और देते हैं 90 का है, इसे डिस्काउंट कहते हैं। कई दफ़ा कहते हैं 100 रुपये का उधार देते 110 रुपये हैं। ये अब बड़ी टेक्निकल बातें हैं,
टेक्निकल तो नहीं है इतनी, FR2 वाले बड़ी आसानी से इनको समझ जाते हैं जब क्लास के अंदर ये डिस्कशन खुलती है। तो इसलिए डिस्काउंट और प्रीमियम भी कोई चीज़ होती है और इंटरेस्ट जैसी होती है, बस इससे ज़्यादा मैं कह रहा था इन दो लफ्ज़ों पर मैं बात नहीं करूँगा। तो बता दें जी प्रॉफिट ऑन डेट की डेफिनेशन में क्या आता है? प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम। अच्छा, पेबल ड्यू टू आ उधार, पेबल ड्यू टू, इंटरेस्ट किस वजह से पे करना होता है? ड्यू टू उधार, उधार लिया हुआ है आपने। लेकिन यार अगर एक बंदा कैपिटल लाए बिजनेस में और आप उसको डिविडेंड दें, इट इज ऑल्सो इंटरेस्ट? इट इज नॉट इंटरेस्ट, क्योंकि वो तो कैपिटल लाया बिजनेस में। और इंटरेस्ट और डिविडेंड में फर्क क्या होता है? डिविडेंड कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होती, कंपनी ज्यादा कमाती है तो ज्यादा डिविडेंड दे देती है, नहीं कमाती नहीं देती, इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। हाउएवर रिटर्न ऑफ, अपने समझने के लिए ऑन लिख सकते हैं आप, रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल से मेरा शेयर कैपिटल, हाउएवर रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल विल नॉट बी अ इंटरेस्ट, will not be a interest। लिख लें साथ साथ आए में। However, return on capital is not be interest, ये interest नहीं होगा। Return of capital means dividend, which is obviously not an interest। dividend की definition ही लगे। अच्छा यार ये एक दफा समझ लें, बात बहुत आसान है, पता नहीं क्यों ग्रुप में बच्चे दोबारा पूछते हैं सेशन एंड पे, बात बहुत आसान है, उर्दू में लिखते नहीं फिर बाद में पूछ रहे होते हैं। एनी सर्विस फीस ऑन डेट, ये तो आप खुद बता देना इतना सा मतलब, एनी सर्विस फीस ऑन डेट। आप लोन लेने गए तो बैंक ने कहा इंटरेस्ट भी देना है, बाकी आप 300-400 रुपये अभी दो, कुछ आगे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सफ़ों के प्रिंट निकालने हैं, जरा आप 300-400 रुपये अभी दे दो, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस या जो भी आप इसको नाम देते हैं, तो सर्विस फीस ऑन डेट। अगली बात मैं कह रहा था बहुत ज़्यादा समझने वाली है। आप बैंक के पास जाते हैं, आप बैंक को कहते हैं मुझे साल बाद लोन की जरूरत पड़ सकती है। असल में जब लोन लेने जाते हैं ना आप फौरन, तो बैंक फौरन पैसे आपको देता नहीं है, तो इसलिए कुछ लोग ना एहतियातन पहले से ही बता देते हैं फोन करके मुझे साल बाद लोन चाहिए। अब ये लोग जब साल बाद जाते हैं ना एग्जैक्ट इनको लोन मिल जाता है, इसको कहते हैं लोन फैसिलिटी। लेकिन जरूरी नहीं ये फैसिलिटी आप अवेल भी करें, कुछ लोग इस फैसिलिटी को अवेल कर लेते हैं, कुछ कहते हैं साल के अंदर तौबा कर लेते हैं यार मैंने नहीं लोन लेना, मैं अपने पाँव पे खड़ा हूंगा, ऐसे उधार लूंगा फंसूंगा, पाँव दलदल में फंस जाएंगे, ना इधर करूंगा ना उधर करूंगा, ना कारोबार बंद करने जो करूंगा, कारोबार चलाना इसलिए पड़ेगा कि उधार वापस करना है बैंक को, तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो कुछ लोग लोन लेने से तौबा कर लेते हैं। अब चाहे आप लोन लें चाहे आप लोन लेने से तौबा करें, बैंक ने आपसे फीस थोड़ी सी जरूर मांगनी है, क्योंकि बैंक ने आपके लिए पैसे अरेंज करके रखे हुए हैं। तो अगर आप बैंक को एडवांस में बता दें मुझे लोन चाहिए, तो बैंक आपके लिए पैसे अरेंज करके रख लेता है, बाद में जाके आप लोन ले ना लें, यू हैव टू पे समथिंग टू बैंक। वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसे बैंक चार्जेस का नाम दे दें, उसे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस का नाम दे दें, लेकिन असल में होता है लोन तो आप लेते नहीं, फिर तो आप वो फीस देंगे ही देंगे। उस फीस को भी इसने किसकी डेफिनेशन में डाल दिया? एनी फीस पेड फॉर लोन फैसिलिटी नॉट यूज्ड। बाद में यूज ही नहीं किया आपने लोन फैसिलिटी, आपने सोचा था लोन लूंगा, लेकिन बाद में सोचा नहीं लेना, लेकिन बैंक ने थोड़े बहुत पैसे मांग लिए। काटेगा कैसे? अभी तो आपको लोन ही नहीं दिया, किसी चीज से नहीं काट सकता, बैंक थोड़े से पैसे मांगेगा आपसे। नहीं, इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड नहीं करेंगे, जरा सोच के बताएं आप लोग इसकी बात का जवाब। ये कह रहे हैं इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड कर देंगे। यार आप ये सोचे ना कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, बस ये बता दें। इस बंदे की जेब से जब फीस जाएगी बैंक को तो कैश क्रेडिट होगा, तो खर्चा डेबिट होगा, तो खर्चा बिजनेस में माइनस करने की जात होगी आपको। बैंक के लिए क्या होगी? बैंक की टैक्सेशन हमारे सिलेबस में नहीं है अनलकीली, बैंक की टैक्सेशन हमारे सिलेबस में, इतनी सी लाइन हमारे सिलेबस में है पॉइंट 2 वाली कि बैंक जिसका काम ही इंटरेस्ट इनकम कमाना है वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, लेकिन बैंक के न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उस बंदे के लिए ये एक्सपेंस है जिसने ये फीस पे की होगी। तो ये फिक्रा दोबारा देख लें, बड़ा आसान सा है। इंक्लूडिंग फीस पेड फॉर लोन फैसिलिटी नॉट यूज्ड। उधार क्या होता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि लायबिलिटीज नजर आ रही हैं कहां? बैलेंस शीट में। तो लोन ये उधार है ना 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 ना, कहते हैं क्रेडिटर भी उधार है, कहते हैं आपने कोई किराया पे नहीं किया ये भी उधार है। असल में ना वो सारी लायबिलिटीज को उठा के किसकी डेफिनेशन में डाल रहा है? उधार। और हम क्या उधार समझ रहे थे अभी तक? लोन। डेट, डेट मीन्स एनी अमाउंट पेएबल। इनका मतलब क्या होता है? पेएबल। डेट मीन्स एनी अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। इंक्लूडिंग अमाउंट्स ओइंग अंडर प्रोमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े हैं कभी? तो ये भी उधार होते हैं। एक क्रेडिटर, असल में क्रेडिटर को यकीन नहीं आता कि आप पैसे देंगे, तो क्रेडिटर कहते हैं एक सफे पे लिख के दे दो, इसे कहते हैं प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ। और डिबेंचर, डिबेंचर की मिसाल तो डिविडेंड में हमने की थी
डिवेंचर भी उधार होता है एक तरह का। तो शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के पास आते हैं और आगे क्या कहते हैं, हमें डिविडेंड चाहिए, तो कंपनी क्या कहती है, उधार कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह का उधार है, इस पर भी क्या देना पड़ सकता है, इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो उधार की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। अच्छा, ये एक बहुत लंबी बहस है पॉइंट 3 में। ये बहस अगर अभी हमने छेड़ दी तो आधा घंटा इसी पे लग जाना है। बहरहाल इसको शुरू कर लेते हैं, लेकिन फिर इसमें होगा ये कि हमें मुख्तलिफ जगहों पे ना अनलकीली लॉ की मुख्तलिफ जगहों पे जाके टिक मारने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहस पूरे लॉ में बहुत सी जगह के ऊपर जो है वो फैली हुई है। तो लेट स्टार्ट, कोई मसला नहीं। डॉलेंस को ज़रूरत थी मशीन की, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। डॉलेंस को ज़रूरत थी मशीन की, तो डॉलेंस जाएगा बैंक के पास और बैंक को कहेगा मुझे मशीन लीज पे दे दो। इससे होगा क्या कि लीज क्या होती है, ज़रा समझे भाई, समझें लीज क्या होती है। डॉलेंस को किस चीज़ की ज़रूरत है, मशीन की, कि डॉलेंस ने उससे क्या बनाने हैं, एयर कंडीशनर बनाने हैं। डॉलेंस ने उससे क्या बनाने हैं, एसी बनाने हैं। अब डॉलेंस को ज़रूरत है मशीन की, तो डॉलेंस ने सोचा मशीनें बड़ी महंगी हो गई हैं, तो डॉलेंस जाएगा बैंक के पास और बैंक को जाके कहेगा बैंक मुझे ज़रूरत है मशीन लेने की। तो बैंक के पास मशीनों का स्टॉक तो लगा नहीं होता, क्योंकि बैंक में तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मशीनों का स्टॉक लगाओ। बैंक क्या करेगा, बैंक बाजार में जाएगा, वहां से कोई मशीन खरीदेगा और खरीद को डॉलेंस को कहेगा ये पकड़ मशीन, इसको कहते हैं लीज। अब डॉलेंस वाले इस मशीन के पैसे फौरन देंगे या किस्तों में देंगे। अब पेमेंट कौन करेगा किस्तों की, किराया कौन पे करेगा, डॉलेंस। ओ भाई, किराया कौन पे करेगा, डॉलेंस। और किराया रिसीव कौन करेगा, बैंक रिसीव करेगा। दैट इज कॉल्ड एज लीज। तो ये लीज आपने ना बड़ी डिटेल से समझनी है। डॉलेंस एक्वायर्ड या ऑब्टेन्ड, जो मर्जी कर लें। डॉलेंस एक्वायर्ड, साथ साथ नोट करें, डॉलेंस एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज। डॉलेंस एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम एमसीबी बैंक। डॉलेंस ने एमसीबी बैंक से एक मशीन ली, किसके ऊपर, लीज के ऊपर। अब हमने किस किस की काउंटिंग देखनी है हजरात, लेसी और लेसर की। लेकिन एज पर अकाउंटिंग रूल्स या एज पर टैक्स रूल्स, एज पर टैक्स रूल्स। तो जहां तक बात है एमसीबी बैंक की, जहां तक बात है एमसीबी बैंक की, तो एमसीबी बैंक की जो बुक्स होंगी उसमें बताएं क्या आ रहा होगा, जल्दी सोच के बताएं। इनफ्लो क्या होंगे, आउटफ्लो क्या होंगे। इनफ्लो तो होगा रेंटल फ्रॉम डॉलेंस, ये इसका क्या होगा, बोलें यार, इनफ्लो होगा रेंटल फ्रॉम डॉलेंस। लेस क्या करेगा, डेप्रिसिएशन, क्योंकि मोहतरम ये एसेट किसका है, बोलें बैंक का है। जिन्होंने एफर्ट पड़ी हुई एफर्ट को निकाल दें। ये एसेट किसका है, बैंक का है। और बैंक के पास इसकी लीगल ओनरशिप पता है इसलिए रहती है क्योंकि बैंक को डर होता है ये किराया दिए बगैर मशीन लेके भाग ना जाए, इसलिए बैंक ना ये अपने पास ही रखता है इसकी ओनरशिप। तो जब ओनरशिप अपने पास रखता है तो बैंक इसको छिक के डेप्रिशिएट भी किया जाता है कि मेरी मशीन किसी के पास वैल्यू लूज कर रही है। तो वैल्यू लूज कर रही है मेरी मशीन, तो इस मशीन की वैल्यू लूज करने को कहते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन मोहतरम डेप्रिसिएशन का एक और नाम भी आने वाले दिनों में हमने पढ़ना है, वो है एक अजीब सा नाम है इनिशियल अलाउंस। तकरीबन 3-4 दिन बाद इनिशियल अलाउंस के न्यूमेरिकल भी शुरू करने हैं हमने। तो डेप्रिसिएशन का एक मुश्किल सा नाम एक और भी है इनिशियल अलाउंस। तो बैंक क्या माइनस करेगा, डेप्रिसिएशन। तो मोहतरम बैंक माइनस करेगा नंबर 1 इनिशियल अलाउंस, ये डेप्रिसिएशन का एक और नाम है इनिशियल अलाउंस। और क्या माइनस करेगा, डेप्रिसिएशन। इन दोनों में क्या फर्क होते हैं इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये दोनों आपस में बहने हैं। तो देखेंगे किसका नाक काबू पे गया किसका नाक कमी में गया, फिर फर्क देख लेंगे। फिलहाल ये दोनों बहने हैं। तो इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन माइनस करेगा। ये किसकी डिस्कशन हो गई हमारी, लेसर की। इसके अलावा और भी लेसर के खर्चे होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी बहस उसमें नहीं है क्योंकि लेसर के न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थ्योरी के लिए ये बातें जरूर समझनी जरूरी है। ओके जी मोहतरम, जी मोहतरम। लेसर, लेसर वो बंदा होता है जो लीज पे देता है, तो लेसर कहेंगे बैंक को, लेसर, लेजोर भी कहते हैं लोग।
जैसे आप लोग शेजोर कहते हो ना, से लोग लेजोर कहते हैं। अच्छा जी, अब हमने लाइन ड्रॉ कर दी, अब हम किसकी काउंटिंग शुरू करने लगे हैं? लेसी की। लेसी का क्या काम है? सेल ऑफ एयर कंडीशनर। ये तो हमारी बहस का मरकज नहीं है इस वक्त। ये एसी बेचेगा, इसका खर्चा बता दें क्या होगा, इसका खर्चा बता दें क्या होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां से आ गया? F2 चढ़ी हुई है, इसको छोड़ें इसे। आप लोग इधर आए, आप लोगों को तो कुछ नहीं चढ़ा हुआ इस वक्त, ठीक है? नाश्ता वास्ता करके आए हैं, सही जबरदस्त। हाँ जी, ये रेंट इनकम कमा रहा है, ये रेंटल पे कर रहा है। तो सादा सादा अकाउंटिंग, ये रेंट एक्सपेंस पे कर रहा होगा, तो ये किराया माइनस कर रहा होगा, ये किराया। एक ये सेल ऑफ एसी तो छोड़े ना यार, ये मेरी बहस का मरकज ही नहीं है इस वक्त। सेल ऑफ एसी कहां से आ गया? मैं तो लीज समझा रहा हूं। तो ये बंदा किराया पे करेगा और ये बंदा किराया रिसीव करेगा। अब सवाल है डेप्रिशिएट कौन करेगा? बस ये दो सवाल है। किराया मिलना किसको है? जिसने चीज किराए पे दी है। और किराया देना किसने है? लेसी ने, डॉलेंस ने, जिसने चीज किराए पे ली है। तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि डेप्रिशिएट कौन करे? जिसने ऐसा किराए पे दिया हुआ है या जिसने किराए पे लिया हुआ है? यार इसने तो किराए पे लिया हुआ है, इसने क्यों डेप्रिशिएट करना है? जिसने किराए पे दिया हुआ है उसने डेप्रिशिएट करना है। क्लियर? तो बहरहाल अगर आपने अपने समझने के लिए लिखना है, इसके इन्फ्लोज भी तो होते ही है ना कोई ना कोई, तो सेल ऑफ एसी वैसे समझने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी बहस का मरकज नहीं है इस वक्त ये। ओके अच्छा जी, अब मैं ना बुक में मुख्तलिफ जगहों पे आपको मूव कराने लगा हूँ, और फिर जिन जगहों पे मैं मूव करा के ले जाऊंगा ना, उन जगहों पे आइंदा हमने कभी जिंदगी में जाना नहीं। फिर वो जब आएगी प्रोविजन में कहूंगा ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट 3 पढ़ें जरा आप और बताएं पॉइंट 3 मैंने कहाँ डिस्कस किया है? वेयर अ लेसर, किसकी बात होने लगी है? एमसीबी बैंक की। वेयर अ लेसर इज अ शेड्यूल्ड बैंक और लीजिंग company and they have leased out any machine amount paid by lessee to lessor as rent, amount paid by lessee to lessor as rent के तौर पे shall be treated as income from business for lessor। ये lessor की कौन सी इनकम है? अमाउंट पे कौन करता है वैसे? यार हमें इधर ही वैसे लिख लेना चाहिए था, हमने ऐसी वैरायटी मारी, अमाउंट पेड की जगह हमें लिख लेना चाहिए था। आप जरा पढ़ें रेंट पेड, आप समझ आ रहे हैं? रेंट पेड बाय लेसी टू लेसर, जो रेंट पे कर रहे लेसी लेसर को, वो लेसर की क्या बन जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो मोहतरम फिर ऐसा कर लेते हैं ना, ये देखें ये देखें ये देखें, यहां मैं लिख लेता हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस। और यार एक और काम कर लेते हैं, ये वाली डिस्कशन हमारी हो गई सेक्शन 18 के 3 में। ये वाला पॉइंट हमने कहां डिस्कस किया है? सेक्शन 18 के 3 में। और इनकम फ्रॉम बिजनेस की हेडिंग भी दे दें आप लोग जहां साथ साथ नोट कर रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको भी। सेक्शन 18 का 3। अभी ये भी मैं बताऊंगा कहां लिखा हुआ है, ये भी मैं बताऊंगा कहां लिखा हुआ है, एक एक चीज बताऊंगा। आज बताऊंगा भरता बनेगा। छोड़े फिर जिनको समझ नहीं है, आप लोग अपना अटेंटिव रहें इधर। ओके क्लियर? तो लेसर जो किराया मिलेगा वो लेसर की कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम बाजी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा अब आ जाएं दरते डेप्रिसिएशन पर, दरते डेप्रिसिएशन पर आ जाएं। पेज नंबर 134 छिक के रखें, प्लीज पूछा ना करें। पेज नंबर 134 दरते डेप्रिसिएशन पर पहुंच गए, घबराते घबराते आगे आए, अगले सफे में आए, छिक के रखें। ओ हो पॉइंट सी आ गया अगले सफे पे, पेज नंबर 135 पहले नीचे वाली लाइन पढ़े पॉइंट सी की। द डेप्रिसिएशन अलाउड to a leasing company shall be deducted only against lease rental income। ओ यार पागल है। अच्छा हाँ बोलें जी क्या लिखा हुआ है? The depreciation deducted, चले मैं पढ़ देता हूं। The depreciation allowed to leasing company किथे है? अच्छा, the depreciation allowed to a shall be deducted only against the depreciation allowed to a shall be। ओ भाई मैं उठ के कुर्सी से यहां तक पहुंच गया हूं तो ऊपर नहीं देख सका। shall be deducted only against rental income। The depreciation allowed
टू अ shall be deducted only against depreciation लीज रेंटल इनकम में से माइनस हो जाएगी। क्लियर? अच्छा यार यहाँ पे ना एक बहस है, कुछ लोगों ने ना इस बात पे एतराज किया लॉ मेकर से कि यार यूज तो लेसी कर रहा है मशीन और डेप्रिशिएट टू कर रहा है। यूज मशीन ये कर रहा है और डेप्रिशिएट टू कर रहा है। यूज ये कर रहा है और डेप्रिशिएट टू कर रहा है। अपने बिजनेस में इस्तेमाल तो लेसी कर रहा है। तो लॉ मेकर ने कहा ओ मैन the asset owned by a leasing company is assumed has used in lessor's business। अब मैं assume करता हूँ मैं यूज कर रहा हूँ। कहते ज्यादा इधर उधर की बातें ना करो, बस मैंने ही डेप्रिशिएट करना है, खत्म बात। डेप्रिशिएट कौन करेगा? और जिस बंदे को ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है? क्या तकलीफ हो रही है? फिंसी फोड़ा निकला हुआ नहीं, ये तकलीफ हो रही है कि लेसी क्या कर रहे हैं? ओ तेरी लेसी क्या कर रहा है? यूज। और डेप्रिशिएट कौन कर रहे हैं? लेसर। जिसको ये तकलीफ हो रही है उसे चपेट मारो। एन एसेट ओन्ड बाय, ओन कौन कर रहा है? और लीज किसे किया हुआ है? लेसी को। अदर पर्सन, पता नहीं तेरा केड़ा है, अदर पर्सन। और दिया किसे हुआ है? लेसी को। इज assumed as used in। तो जब assumption ले ली कि लेसर के बिजनेस में यूज हो रहा है तो फिर डेप्रिशिएट भी कौन करेगा? जो यूज करेगा। तो यूज कौन कर रहा है? हकीकत में लेसी, लेकिन हमने assumption क्या ले ली है? तो जब लेसर यूज करे तो डेप्रिशिएट भी कौन करेगा? लेसर। लस्सी की बात आई है ना? आपको भी आई है ना? छोड़े पर आप कितना है? अच्छा जी छिके रखे। ये 22 का कौन सा पॉइंट है? उतार ले बंदा जूता। 22 का सी नहीं है, 22 के 13 का सी है। ये देखें ऊपर सेक्शन का नंबर बताएं। 22 में आगे चलते रहे अगला सफा। 22 का 13 का सी, मेरा का सी, 13 का सी, 22 के 13 का सी। ओके उत्तर एक ही तस्वीर खींची, पहले सारे सेक्शन के रेफरेंस आ जाएं। ओके मैन छिके रखें काम छिके। अगला सवाल इनिशियल अलाउंस। ओए होए आप अगर घरों में बैठ के तो देखिए कैसे काम छिका जाएगा। इनिशियल अलाउंस चलें इनिशियल अलाउंस। यार पॉइंट 4 में आ जाए। The deduction allowed to a shall be deducted only against। यार अब सवाल ये है कि ये कौन सी डिडक्शन है? तो डिडक्शन का नाम है इनिशियल। ये डेप्रिसिएशन की एक बहन है, छोटी बहन है, नीचे पड़ी हुई है सेक्शन 22 के नीचे। तो ये इंशाल्लाह हम देखेंगे, इसके पूरे न्यूमेरिकल कराने हैं। पेज 136। इस डिडक्शन का नाम बता दें। इनिशियल अलाउंस। अब जरा पढ़ें। इनिशियल अलाउंस डिडक्शन। इनिशियल अलाउंस अलाउ किसको होगी? या और माइनस किसमें से होगी? ओनली अगेंस्ट लीज रेंटल इनकम। इनिशियल अलाउंस shall be deducted only against लीज रेंटल इनकम। ये कौन सा सेक्शन है जी? हाँ जी सेक्शन 23 का 4। बातें आसान से थी, फैला दी उसने काफी जगहों पे। और आखिरी बात जी हमारी रह गई है सेल ऑफ एसी की। तो मैं कहीं मिसाल नहीं दूंगा, सेल ऑफ एसी की मिसाल देनी। असल तो लीज की बातें चल रही हैं। तो लीज में जो किराया पे खड़े हो जाओ, टाइम देख रहे थे, खड़े हो जाओ। देखो मेरा दिल बहुत दुखता है, मैं 7:15 बजे टाइम देखना शुरू करता हूँ, 1:15 तक देखता रहता हूँ, और आप सुबह मुझे कह रहे हो देखो, खड़े रहो। अच्छा जी मोहतरम बताएं, ये लीज रेंटल माइनस करने की इजाजत है। तो अब सवाल ये है कि अब हम किसकी बात शुरू करेंगे? लेसी की। अब किसकी बात शुरू करेंगे? लेसी की। तो लेसी के लिए सुबह मीठी लेसी हो जाए तो बड़ा ही जबरदस्त हो जाएगा। नहीं पराठे के साथ नहीं, चलो पराठे के साथ कर लो, हो जाए बस। किसी दिन टाइम पे आए सुबह कोई नाश्ता जो है वो। अच्छा सेक्शन 28 पॉइंट बी 6:30 आ जाएंगे। सेक्शन 28 पॉइंट बी पढ़ें जी, फजर इकट्ठे पढ़ लेंगे इधर। लीज A deduction shall be allowed for a, यार पेज नंबर 147 मैंने आपको बताया था घूमना पड़ेगा। पेज नंबर 147। A deduction shall be allowed for a tax year। खर्चा माइनस करने की इजाजत है। For rental paid बोले सॉफ्ट तरीके से, for rental paid by
डॉलेंस टू अ बैंक फॉर मशीन यूज्ड इन बिजनेस। इधर तो उसने पहले रेंट लिखा हुआ तो समझाने की जरूरत ही नहीं, आसान सी बात है। अ खर्चा शैल बी अलाउड फॉर अ टैक्स ईयर, खर्चा माइनस करने की इजाजत है फॉर किराया पेड बाय डॉलेंस टू बैंक। बस ये किसकी बुक्स की बात हो रही है? किसकी बुक्स की बात हो रही है? बुक्स ऑफ डॉलेंस। ये ना 28 का 1 का बी बनता है, 28 का 1 का बी, ऐसा ही है। अट्ठाईस का 1 का बी। आइंदा देखोगे टाइम क्लास में? आप देखोगे? किसी क्लास में नहीं देखोगे, पक्की बात करो। किसी क्लास में देखा गया तो मुझे बताइएगा, किसी क्लास में नहीं देखोगे पूरे सीए फाइनल तक? पक्की बात कर, अगर बात पक्की है तो बैठ जा, सोच के बैठी तो खड़ा रहे जी। आ जाए पेज नंबर 127 पे, पेज नंबर 127 पे। ओ भाई ये अजीब सी बोंगी है 0.4 के अंदर, इसको छोड़ें, ये किसी बोंगे दिन के लिए रख लेते हैं। ऐसी आई के आपको कहा भी है ये डिलीट कर दो, करता नहीं। 0.4 छोड़ें। सेक्शन 20, ओए हो सेक्शन 20 15 ए भी था इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, साई की तरह देखें, 15 ए भी था इनकम ऑफ प्रॉपर्टी के चैप्टर में। उधर क्या था? खर्चे कौन कौन से माइनस करने की इजाजत है, डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। और जरा देखिएगा, ओए होए 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 होए, ये सेक्शन भी आने वाला है, डिडक्शंस। ओए होए क्या क्लास होगी कल की, ओए होए ओए ओए होए, तो 2 दिन लग जाने हैं, कल तो न्यूमेरिकल, ओए होए परसों। अच्छा तो बिजनेस के चैप्टर में कौन कौन से खर्चे माइनस करने की, इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम आ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी, मजे, फॉर सारे खर्चे, क्या सैलरी, क्या रेंट, साई की तरफ देख, क्या सैलरी, क्या रेंट, क्या एडवर्टाइजमेंट, क्या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, क्या डेप्रिसिएशन, क्या अमोर्टाइजेशन, बला बला, सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। मजे हो गए ना? आ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर, हाँ लेकिन अगला सेक्शन चपेट मारेगा, ये खर्चे माइनस नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर जरा दिल खुला करके उसने कहा करो यार सारे खर्चे माइनस करो। डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर, आप लोग तो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल शुरू करने लगते थे इंट्रो में तो खर्चे ही नहीं मुकते थे, 12-13 तो आप खर्चे लिख डालते थे सेल के नीचे, तो वो कहते हैं मेरी तरफ से भी सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। इनकट होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर, जो सिर्फ और सिर्फ किस लिए किए गए हो, बिजनेस के लिए। एक्सक्लूसिवली का मतलब समझ ले, नीचे लिखा भी हुआ एग्जाम्पल में, एक साहब ने लोन लिया नई गाड़ी खरीदने के लिए, घर के लिए। एक साहब ने लोन लिया जाती कार खरीदने के लिए, बाद में दिल में आया कि इस लोन को इस्तेमाल कर लेता हूँ बिजनेस में। अब सवाल यह है कि इस लोन का इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है, तो जवाब है नो। हालांकि लोन होली बिजनेस में इस्तेमाल हो गया सारा, लेकिन लोन एग्रीमेंट में जो नियत लिखी हुई थी वो कुछ और लिखी हुई थी, वो ये लिखी हुई थी कि लोन आपने घर की गाड़ी के लिए, इसलिए एक्सक्लूसिवली ना होने की वजह से इंटरेस्ट माइनस नहीं हो सकेगा। अमजद ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम बैंक, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था, क्या खरीदनी है, घर की गाड़ी। However, he used the loan for the purpose of purchasing some furniture for shop। तो वैसे देखें लॉ मेकर, असल में तो लोन इस्तेमाल हो ही गया ना बिजनेस में, तो सारा ही लोन बिजनेस में इस्तेमाल हो गया। He cannot claim the reduction, ये खर्चा माइनस नहीं कर सकता, डिडक्शन कौन सी, इंटरेस्ट की। He cannot claim the deduction of interest, वो इंटरेस्ट माइनस नहीं कर सकता बिजनेस इनकम में से। क्यों नहीं कर सकता यार? Because loan is not एक्सक्लूसिवली ऑब्टेन्ड फॉर बिजनेस एसेट, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एसेट के लिए लोन लिया था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोन किस मकसद के लिए लिया था? तो लोन एग्रीमेंट कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो, इस पे लॉ मेकर को हाँ। और अगर जाके ले ही इस नियत से कि मैंने इस्तेमाल किस में करना है, बिजनेस में, और फिर बिजनेस में यूज करें, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है। इधर होली लोन बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक्सक्लूसिवली बिजनेस में इस्तेमाल, एक्सक्लूसिव का मतलब है नियत। ओए होए होए, अब आप बड़ा एंजॉय करेंगे, जानवर आ गए हैं। ओए हो, हम इंसान, हाँ हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, लेकिन नमाज ना पढ़ने वालों के बारे में सुना है वो तो। अच्छा भाई, अब जो है वो मरने के बाद उनको पता चलेगा। तो अच्छा, अब मोहतरम अगली बात जरा आपने गौर से सुननी है कि अच्छा, एक बंदे ने ना 2 गाय खरीदी, दोनों बहनें थी, 2 काउस खरीदी। अब ये जो 2 गाय इसने खरीदी, तो इसने खरीदी कितने की है मैं जरा देख लूँ, आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं। चुप,
₹50,000 की 2 गाय खरीदी। अच्छा, तो कॉस्ट बता दें जी, कितने रुपए की गाय खरीदी? ओए तू कितने दी जी? मैं 50,000 की। तो नाला कितने दी जी? मैं भी 50,000 की। आ जाओ दोनों जी। कितने की खरीदी? 1 लाख की। और फिर एक वक्त आया कि दोनों गाय, दोनों को पोलियो हो गया। अब कांगड़ी पहलवान बन गई, दुध शोधांदा कोई नहीं, कम दी रह नहीं गई, की करिए यार, की करिए। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब गोश्त इसमें से निकला 20,000 का। गां नंबर 1 में से भी और गां नंबर, दोनों बहनें थी, एक ही बरादरी से थी, शेख बरादरी से। थोड़ा थोड़ा आ गया। अच्छा जी, अब बताएं कंसिडरेशन रिसीव्ड कितनी है? 20,000। या आपने एज इट इज गाय बेच दी या उसका गोश्त करा के बेच दिया, तो कितने पैसे आए? 40,000। अब जी लोगों ने असल में एक एतराज किया था लॉ मेकर पे कि आप लोगों ने गाय का डेप्रिसिएशन रेट नहीं दिया हुआ लॉ में, क्योंकि इस्तेमाल तो होती है गाय। माना ऑस्ट्रेलियन गाय डेप्रिशिएट नहीं होती, पाकिस्तानी गाय तो अच्छी खासी डेप्रिशिएट हो जाती है सारी, तो आपने डेप्रिसिएशन रेट नहीं दिया हुआ। तो लॉ मेकर ने कहा यार इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं, डेप्रिसिएशन रेट मैंने अभी भी नहीं देना। 4-5 साल पहले आपने ₹1,00,000 की खरीदी थी, 4-5 साल बाद आपने 40,000 की सस्ती बेच दी, तो आपको जो भी लॉस आया, गेन आया तो इनकम होगी। हो सकता है लाख की खरीद के 1.5 लाख की बेचें, ऐसा भी तो होता ही है। लेकिन अगर आपने सस्ती बेच दी तो 40,000 की बेची, लाख की खरीदी थी, कितना नुकसान आ गया? 60,000। 60,000 आपको बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत है। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में बोलें क्या अलाउड होगा? खर्चा। इसको लॉस भी कह सकते हैं आप, बल्कि एक्सपेंस की जगह इसको लॉस भी कह सकते हैं। क्लियर? लिखने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल, काशिफ दूध वाला हमारे मोहल्ले में दूध देने आता है। इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ओ ताजा ताजा मिल्क, खालिस, फुल स्टॉप। 2 ऑफ द काउज इन द रेवड़, पूरे रेवड़ में से उसकी 2 गां आर नॉट प्रोड्यूसिंग दूध एज पर दी रिक्वायरमेंट होना चाहिए था, चलें जो भी है, एज पर द रिक्वायरमेंट होना चाहिए था। सो ही हैज डिसाइडेड टू सेल दीस गामा, फुल स्टॉप। द कंसिडरेशन received by him is ₹20,000 per cow. 3 years back he had purchased these gans for ₹50,000. now 50,000 ए, उसी तरह जिस तरह पुराने चैप्टर में करते थे, ए माइनस बी कंसिडरेशन, 50,000 ए और बी माइनस कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट से, जिस तरह शेयर्स में करते थे। तो कितने का आपका नुकसान आ गया? नुकसान आया है, नुकसान आया है, ठीक है। बल्कि ये ए कंसिडरेशन नहीं होगी माजरत, ये तो इधर कॉस्ट थी 50 और ये कंसिडरेशन थी। बहरहाल जो भी है, जैसे भी आपने लॉस निकालना है, तो लॉस आ गया आपका कितना जी? नेगेटिव 60,000 असल में। ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नेगेटिव 60,000 अपने समझ। नो रुपीज नेगेटिव 60,000 विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम in the year of disposal. Ifa Dudwala, Ifa Dudwala uses animal for not as कसाई। कसाई के लिए ये सेक्शन नहीं है। कसाई दूध के तौर पे यूज नहीं करता, कसाई बेचने के लिए रखता ही बेचने के लिए है। ये किस मकसद के लिए रख रहा था? तो मोहतरम ये सेक्शन मिल्क मैन के लिए है या बुचर के लिए है? मिल्क मैन के लिए। तो लिखे बुक्स ऑफ मिल्क मैन, नॉट बुचर। बुचर है, गुजर नहीं, बुचर। अच्छा, इफा दूधिया, दूध देने वाले को ये कहते हैं ना हम लोग कुछ गांव में। अच्छा, इफ अ मिल्कमैन यूजेस एनिमल फॉर, किस बंदे की बात नहीं हो रही? वो स्टॉक के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा। स्टॉक क्या होता है? खरीद के बेचना। वो ये इस काम के लिए नहीं उसने गाय रखी हुई थी। एंड एनिमल्स नॉट ए स्टॉक, नॉट ए स्टॉक को ब्रैकेट में ले लेना बस। If a person uses animal for business, for producing milk and not as stock, अब समझ आ गई? If a person uses animal for business, ऊपर लिखें for milk, not as stock, stock के तौर पे यूज करा। किसके तौर पे यूज कर? लिख लें, आप लोग भी आए हैं तो लिख लें, लिख लें, लिख लें। If a person uses animal for business, for milk producing, not as stock। अच्छा, आप पीछे से मिला के पढ़ें। अगर एक बंदा यूज करा एनिमल फॉर बिजनेस एंड एनिमल हैव डाइड और बिकम परमानेंटली फारग, गाय ने कहा अब आज के बाद मैं नहीं दूध, जाओ, मैं नाराज होगी। ठीक है यार, देन बेचो यार, तू भी जा फिर हमारे पास। देन सेल प्रोसीड ऑन डिस्पोजल ऑफ ढांचा। कई दफा ढांचा बेचना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा लोग आ गए ढांचा दे दो। अच्छा, ढांचा बेचना पड़ता है या फिर जिंदा एनिमल बेचना पड़ता है। लेस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल। कंसिडरेशन किधर है? हाँ, ये लिखा है ना, सेल माइनस एक्चुअल विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी, आप F2 पढ़े, उसमें इंशाल्लाह बात करेंगे इसमें।
टेक्स्ट में इस पे बात नहीं करनी। पॉइंट 2, बस मैं आपका सवाल ले रहा हूँ, सबर करने जरा। पॉइंट 2, अच्छा यार ये दो आसान सी बातें 1-2 मिनट में पढ़ के फिर आखिर 2-3 मिनट गप्पे मारते हैं। वेयर आर डेप्रिशिएबल एसेट और इंटेंजिबल। डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है? प्लांट वगैरह, बिल्डिंग वगैरह। और यार देख लेना ऊपर इधर देखा करें, क्या करते हैं आप लोग, गुस्सा चढ़ता है मुझे। इफ अ प्लांट और एन इंटेंजिबल से मुराद क्या होगा? सॉफ्टवेयर। इफ अ प्लांट और अ सॉफ्टवेयर इज परचेज्ड विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन, और इनकी होती है आपको पता लाइफ साल से ज्यादा है, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, द पर्सन मस्ट डेप्रिशिएट। और बहरहाल इसको छोड़ें, इससे तो प्रॉपर न्यूमेरिकल्स शुरू होने हैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में। डेप्रिसिएशन का सेक्शन अभी देख के आए हैं, शायद याद हो आपको, नंबर 22। अमोर्टाइजेशन का सेक्शन मैं बता देता हूँ, इसका नंबर 24 है। तो सेक्शन 22 और 24 की रोशनी में हम इनको डेप्रिशिएट करेंगे या इनको भी पहले साल ही खर्चे में डाल दें? नहीं, प्लांट वगैरह को तो खर्चे में नहीं डाला जाता, इनको क्या किया जाता है? डेप्रिशिएट। अच्छा, एक बड़ी कंपनी है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, एक बड़ी कंपनी है, एक छोटी कंपनी है। बड़ी और छोटी कंपनी ने मिलकर सोचा कारोबार इकट्ठा कर लें। अमलगमेटिंग कंपनी कौन सी होगी और अमलगमेटेड कंपनी कौन सी होगी? बड़ी कंपनी ने सोचा छोटी कंपनी को अपने साथ एब्जॉर्ब कर लूं, तो अमलगमेटिंग कंपनी कौन सी होगी और अमलगमेटेड कंपनी कौन सी होगी? जो बड़ी कंपनी छोटी को अपने साथ मर्ज करने लगी है वो क्या होगी? अमलगमेट। बोले टिंग 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 टिंग। अच्छा, और जो छोटी कंपनी उसके साथ अमलगमेट होने लगी है, बोले अमलगमेटेड। अच्छा, बैठे में बेचारे नॉन स्मार्ट भी। अच्छा, तो अमलगमेटेड डिडक्शन। अच्छा, अब इनके ना इकट्ठे होने के वो खर्चे होंगे, और जैसे शादी पे खर्चे होते हैं उधर भी अमलगमेशन हो रही होती है, तो शादी पे भी तो खर्चे होते हैं। तो इसी तरह ये दो कंपनीज भी आपस में मिलेंगी तो कोई ना कोई शादी होगी, कोई वलीमा होगा इनका, कोई ना कोई खर्चे होंगे। कौन कौन से खर्चे होते हैं? नंबर 1, बरातियों का खाना। लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी। लीगल लॉ के अंदर अपने आप का नाम बदलेंगे, रजिस्टर करवाएंगे। फाइनेंशियल एडवाइजरी क्या होती है? कि आप लोग फाइनेंशियल एडवाइजरी, अब दोनों का बैंक अकाउंट इकट्ठा खोलें या अलग अलग रहने दें? फाइनेंशियल एडवाइस लेंगे आप किसी से, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। और एडमिन कॉस्ट क्या होंगी? अक्सर बीवियां जो है वो शोहर का नाम लगवा लेती हैं आईडी कार्ड पे। इसी तरह हो सकता है ये दोनों कंपनीज कहें कि छोटी तेरा नाम फारग, कंपनी 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 छोटी तेरा नाम फारग, बस मेरा नाम चलेगा। तो अब बोर्ड लगे होंगे कंपनीज के बाहर, उन बोर्ड्स पे नाम चेंज करना पड़ेगा। ये कौन सी कॉस्ट होंगी? एडमिन कॉस्ट। सवाल ये है, ये सारे खर्चे जाली हैं या जेन्युइन है? आपके ज़हन में वैसे क्या आ रहा है, जाली खर्चे हैं या जेन्युइन है? तो फिर ये अलाउड है यार। रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अमलगमेशन विल बी अलाउड। ये जाली खर्चे नहीं है। कुछ लोग कहते थे ये खर्चे ऐसे ही आप, नहीं लॉ मेकर कहते हैं ये बिल्कुल जेन्युइन खर्चे हैं, ये आपको माइनस करने दो इनको। और ये न्यूमेरिकल तो नहीं आ सकता क्योंकि कंपनीज के केस में ऐसा होता है। बहरहाल ये खर्चे आप बता दें माइनस किसको करने की इजाजत होगी, बड़ी कंपनी को छोटी कंपनी को? बड़ी कंपनी को। अब जरा पूरा एक रिदम में पढ़ लें। A deduction will be for any खर्चा for incurred by बड़ी कंपनी, incurred by बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी कौन कौन से खर्चे करेगी जी? लीगल कॉस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजरी कॉस्ट एंड अदर एडमिन कॉस्ट। और ये खर्चे क्यों हैं? रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अमलगमेशन। चलें जी, ये सेक्शन रिवाइज करवाएं। जनरल रूल क्या है वैसे? देखें ना, कुछ जगह ये अजीब अजीब बातें हैं नीचे वाली। जनरल रूल बताएं। जनरल रूल एक्सेलेंट। जनरल रूल ये है कि सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। पॉइंट 1 क्या कहता है? जानवर खरीद के बेचो, लेकिन आपके खरीद के बेचने का कारोबार ना हो। आपका कारोबार किसका हो? दूध बेचने का। तो जानवर सस्ता बिक जाए, खरीदा महंगा था, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे क्या करना है? शेल बी अलाउड एज डिडक्शन इन ईयर ऑफ सेल। याद रखिएगा, जिस साल आपने बेचे उस साल पूरा खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। उसी साल इन द ईयर ऑफ सेल पूरा खर्चा, चाहे बहुत ज्यादा खर्चा हो कोई हर्ज नहीं, उस साल पूरा खर्चा माइनस। आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट करें इसको, या बेचने के साल पूरा लॉस रिकॉर्ड कर दें? बेचने के साल पूरा लॉस रिकॉर्ड कर दें। और जहां डेप्रिशिएबल एसेट है या इंटेंजिबल है उन्हें क्या करना है? डेप्रिशिएट आहिस्ता आहिस्ता। और बाकी अगर अमलगमेशन हो रही है तो उसके भी सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। करें, चल मिलते हैं सगीर वाले सवाल के साथ। कोशिश कीजिएगा 7:15 पे पहुंचे हो आप।